नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग मंदिर स्थापत्य की श्रृंखला भी लेकर आए हैं। मंदिर स्थापत्य के अंदर हम लोगों ने नागर शैली और उसके उप शैलियों की चर्चा कर ली। आज से हम लोग द्रविड़ शैली और उसके उप शैलियों की चर्चा कर रहे हैं। तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत कई उपशैलियों का विकास हुआ, जिसमें हम लोग पल्लव शैली की बात करें, चोल शैली की बात करें, विजयनगर शैली की बात करें, काकतीय शैली की बात करें, तो इस प्रकार से जो है वह कई, या पांड्य उपशैली की बात करें, कई जो है उपशैलियाँ विकसित हुई। सब के बारे में हम लोग अलग अलग जो है वह वीडियो की चर्चा जो है वह करेंगे। इसमें आज जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली के अंतर्गत प्रथम जो श्रृंखला है उपशैली की, वह उपशैली जो है वह हम लोग पल्लव शैली के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, द्रविड़ शैली का जो वीडियो है वो पहले से अपलोडेड है हमारे चैनल पर, उसे कोई देखना चाहें तो वह उनका स्वागत है। तो आइए हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करते हैं कि द्रविड़ शैली के अंदर पल्लव उपशैली की विशेषता जो है वह पल्लव मंदिर निर्माण शैली कैसी है। तो निश्चित है कि द्रविड़ शैली के अंदर की एक उपशैली के रूप में प्रारंभ हुआ और इसकी कालावधि को जो है वह देखें तो दृष्टिकोण से यह 7वीं से 19वीं सदी, और वास्तविकता है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण ही वास्तव में जो है वह पल्लव शैली से ही प्रारंभ होता है। यानी इसके पहले नागर शैली के मंदिर बन रहे थे और द्रविड़ शैली के मंदिरों का प्रारंभ ही होता है वह किससे, तो पल्लव शैली से, और ये 7वीं से 19वीं सदी के मध्य जो है वह बनाए गए। इस उपशैली में पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं। तो पत्थरों को जो काट कर जो है वो मंदिर बनाए गए जाते हैं, उनको रॉक कट शैली भी जो है वह कहा जाता है। यानी बड़े बड़े पहाड़ियों को काट कर उसके मंदिर का रूप दे देना। और जैसे मान लीजिए ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी को काट कर जो है वह क्या करना है, तो इसको हमें मंदिर का जो है वह एक रूप दे देना है, यानी इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक कट शैली। इसी के बाद इसी में कालांतर में भवन निर्माण जैसी संरचना भी इसमें जो है वह बनती है। ऐसा नहीं है कि केवल रॉक कट शैली ही बनती है, बल्कि भवन निर्माण की भी संरचना जो है वह इसमें बनती है पल्लव जो है वह उपशैली के अंदर। अब इस पल्लव उपशैली में जो है वह जो पल्लव वंश के शासक हैं, उन पल्लव वंश के शासकों ने बड़ी महत्वपूर्ण रुचि जो है वह ली है। और इस पल्लव वंश के शासकों में जो अलग अलग शासक हैं, उन शासकों ने अपनी अपनी शैलियों का निर्माण कराया। यानी अपने अपने स्टाइल में जो है उन्होंने मंदिर जो है वह बनवाए, इसलिए उनके नाम से ही जो है वह एक शैली का विकास होता है, जिसमें हम लोग महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन प्रथम शैली, नरसिंह वर्मन द्वितीय शैली और नंदी वर्मन शैली, यानी 4 जो है वह शैली के रूप में जानते हैं, जो पल्लव शैली के अंतर्गत की शैली है। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है, ये सब के सब जो है वह पल्लव वंश के ही शासक हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने स्टाइल में जो है वह कराया। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास करें कि इन जो है वह शासकों ने किस प्रकार के मंदिर जो है वह बनवाए थे। तो जैसे महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत जो है वह क्या है, पहाड़ियों को काट कर जो है वह गर्भगृह और छोटे सभा भवन का निर्माण जो है वह कराया गया। तो पहाड़ी थी, पहाड़ी को काट कर उसके आंतरिक हिस्से में ही जो है वह मंदिर बना दिए गए गुफा के रूप में, और यह मंदिर जो है वह को मंडप की संज्ञा दी गई। यानी ये मंदिर जो पूर्ण रूप से मंदिर न होकर के मंडप की संज्ञा, जिसमें पंच पांडव मंडप और महेंद्र विष्णु मंडप आदि जो है वह प्रमुख रूप से जो है वह जाने जाते हैं। अब देखिए ये एक जो है वह पर्वत है, और पर्वत पे कोई जो है पर्वत का ऊपर में कोई शिखर नहीं है, यानी शिखर की मौजूदगी नहीं है। ऐसे मंदिरों में ध्यान से देखिएगा कि जो महेंद्र वर्मन शैली है, उस महेंद्र वर्मन शैली में शिखर की मौजूदगी नहीं है, बल्कि पर्वत है। पर्वत में अंदर आंतरिक हिस्सों में गुफाओं को काटकर जो है वह इसमें गर्भगृह और सभा भवन बना दिए गए। और अगर इस गर्भगृह और जो है वह सभा भवन को जो है वह हम लोग देखें तो इसके आंतरिक हिस्से में जाने के बाद जो है वह हमें ये एहसास नहीं होता है कि हम किसी पहाड़ी के अंदर जो है वह मौजूद हैं, बल्कि यह एक जो है वह मंदिर के रूप में जो दृष्टिगत होता है। यहाँ तक कि उसका सीलिंग भी वेल डेकोरेटेड सीलिंग के रूप में जो है वह हमें देखने को मिलता है, और स्तंभों का भी निर्माण कराया गया है। ये भ्रम पैदा करने के लिए, इल्यूजन जो है वह एक प्रकार का है, इल्यूजन पैदा करने के लिए कि आप किसी जो है वह भवन की संरचना में है। वास्तविकता है कि ये कोई भवन की संरचना नहीं, बल्कि एक पहाड़ी के अंदर का हिस्सा है गुफा के तौर पर। इसके बाद जो है वह हम लोग आगे देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम की जो शैली है, इसे हम लोग मामल्ल शैली भी कहते हैं, मामल्ल शैली। तो इसके अंदर जो है वह क्या किया गया है कि इसके अंतर्गत मंडप के साथ साथ रथों का निर्माण कराया गया।
रथों का निर्माण कराया गया और इसी के लिए इसको रथ मंदिर भी जो है वह कहा जाता है। तो ये जो रथ मंदिर हैं जितने भी, जो सबसे प्रमुख जो है वह संरचना हमें देखने को मिलती है वो महाबलीपुरम में मिलती है। तो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उसमें जो है वह बौद्ध स्थापत्य का प्रभाव इसके ऊपर विशेष तौर पर जो है वह देखा जाता है। यानी बौद्ध स्थापत्य से जो है ये स्वतंत्र होकर जो है नहीं निकल पाया, बल्कि बौद्ध स्थापत्य के कई लक्षण जो है हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ा कि बौद्ध स्थापत्य में जैसे अलंकरण के लिए पशुओं का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था, तो इसमें भी रथ मंदिर में भी पशुओं का प्रयोग बहुत ज़्यादा जो है वह किया गया है। अब ये रथ मंदिर जो है इसे हम सप्त पैगोडा के रूप में भी जानते हैं। पैगोडा म्यांमार में जो बर्मीज लैंग्वेज है उसमें मंदिर को पगोडा कहा जाता है। तो इसे सप्त पैगोडा, 7 मंदिर जो है वह मिलते थे। जो यूरोपियन जो है वह जो व्यापारी थे उन्होंने इसे सप्त पैगोडा का नाम जो है वह दिया था। तो इसमें जो सप्त पैगोडा मिलते हैं तो निश्चित है कि कोई भी जो है वह हिंदू धर्म में जो प्रारंभ होगी वह जो है वह गणेश जो है वह होगी, तो गणेश रथ मिलता है। और एक जो है वह वलय कुट्टी जो है वह या पिंडारी रथ जो है वह मिलता है, जो स्थानीय जो है वह देव हैं। इसके अलावा जो है जो 5 अन्य जो है वह मंदिर है, यह जो है वह हम लोग देखते हैं तो महाभारत के जो है वह पांडव जो है पांडव के पात्रों पर है। तो पांडव में 4 जो है वह मेल के लिए हैं, यानी युधिष्ठिर जो सबसे बड़ा मंदिर है जिसे धर्मराज रथ भी कहा जाता है, उसके बाद भीम रथ है, अर्जुन रथ है, और नकुल सहदेव चूंकि जो है वह ट्विंस थे इसलिए उनके लिए एक ही मंदिर जो है वह स्थापना की गई। और ये एक अच्छी बात है कि इन पांडवों के साथ साथ द्रौपदी रथ का भी निर्माण किया गया, जो हम लोग को ये दर्शाता है कि उस समय का जो समाज है बहुत अधिक जेंडर बायस्ड जो है वह नहीं था। तो ये एक अच्छी बात जो है वह, तो ये 5 जो है वह जो 7 मंदिर है, 7 में 5 जो है वह पांडवों को डेडिकेटेड हैं, पांडवों और उनकी पत्नी को, और एक गणेश को जो है वह प्रारंभ का, और एक वलय कुट्टी जो है वह मंदिर जो स्थानीय देव, और ये सभी महाबलीपुरम में देखने को मिलते हैं। आइए इनको देखने का प्रयास करते हैं, अलग अलग से पहले व्यू देखते हैं। ये गणेश रथ मंदिर जो है वह है। इसके बाद ये रथ मंदिर जो है युधिष्ठिर रथ मंदिर है, जो सबसे आकार में सबसे बड़ा जो है वह मंदिर जो है वह यही देखने को मिलता है। इसके बाद यह जो है वह रथ मंदिर जो है वह हम लोग भीम रथ मंदिर जो है वह कहते हैं। यह भीम रथ मंदिर है जो ताकतवर दिखता है। और ये जो है वह अर्जुन रथ मंदिर जो है वह हमें देखने को मिलता है। और ये जो है वह जो हमें नकुल सहदेव जो है वह रथ मंदिर जो है वह देखने को मिलता है। अब इन रथ मंदिरों में ये जो है वह जो रथ मंदिर है ये द्रौपदी रथ मंदिर जो है वह देखने को, यानी सब की संरचनाएं जो है वह अलग अलग से। देखिए द्रौपदी, फिर से जो है वह ये नकुल सहदेव, फिर अर्जुन जो है वह रथ, फिर भीम जो है वह रथ, फिर जो है युधिष्ठिर रथ, और ये गणेश रथ। सब की जो है वह संरचनाएं जो है वह क्या हैं, अलग अलग जो है वह देखने को मिलती हैं। हम लोग इनको अगर देखना चाहें एक सामूहिक रूप से, अब सामूहिक रूप से जो है आइए देखिए, ये है धर्मराज रथ, ये धर्मराज रथ मंदिर है। ये जो है वह नकुल जो है वह सहदेव जो है वह रथ मंदिर है। ये जो है वह भीम रथ मंदिर है। ये नकुल और सहदेव रथ मंदिर है। और ये जो है वह अर्जुन रथ मंदिर है। और ये जो है वह द्रौपदी रथ मंदिर है। सामूहिक रूप से अगर देखें तो ये जो है वह जो पांडवों के मंदिर हैं वो इस प्रकार से जो है वह हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है वह जो आकार है वो धर्मराज का जो है वह मंदिर का है। और क्षेत्रफल के आधार पर विशालकाय, चूँकि भीम को माना जाता है शक्ति के पुंज के रूप में, यानी शक्ति जो है वो उनमें संग्रहित थी, इसलिए जो है वह सबसे बलिष्ठ जो है वह मंदिर का निर्माण जो है वह इस रूप में भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा इन सभी जो है वह रथ मंदिर जो बनाए गए हैं उसमें जो है वह महाभारत की कथा को शिल्प के माध्यम से जो है वह दिखाने का प्रयास किया गया सभी जो है वह रथ मंदिरों में। और पशुओं की आकृतियां जो है वह काफ़ी बनी है, जो बौद्ध स्थापत्य का प्रभाव है। इसके अलावा अगला है नरसिंह वर्मन द्वितीय की शैली। और नरसिंह वर्मन द्वितीय की शैली को ही दरअसल हम लोग राजसिंह शैली जो है वह कहते हैं। और राजसिंह शैली में दरअसल जो है वह क्या है, तो संरचनात्मक मंदिर, यानी भवन निर्माण वाले मंदिर। अब भवनों का प्रयोग होने लगा। अभी तक जो है वह पहाड़ियों को काटा गया, पत्थरों को काटा गया, और अब जो है वह शैली जो है वह बदल गई और भवन निर्माण का प्रयोग किया गया। और भवन निर्माण में वर्गाकार गर्भगृह, पिरामिड, शिखर, प्रांगण, प्रवेश द्वार, ये सब जो है वह बनाए गए। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी। स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी से ये मंदिर के पत्थरों को जोड़ा जाता था। तो दरअसल इस स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता था कि ये जो है वह एक पत्थर जो है वह है, और इस पत्थर के अंदर यहाँ पर जो है वह एक होल बनाया गया, और इसके ऊपर का जो दूसरा जो पत्थर है, इस पत्थर की आकृति जो है वो इस प्रकार जो है वो बनाई गई कि इसका जो सेंटर है वो सेंटर इससे जुड़ा हुआ, और ये जो है वो पार्ट
ये पार्ट ए, और इसका जो यहाँ पर डिप्रेशन है, गड्ढा है, ये पार्ट बी में आकर जो है वह क्या हो, ब्लॉक हो जाए। यानी ये जो है वह गड्ढा का पार्ट है और ये मुष्टि है मेरी, तो इस पे आकर ब्लॉक हो जाए। तो अब ये ब्लॉक हो गया, तो इससे क्या हुआ कि ये पत्थर और ये पत्थर इतने मजबूत से जुड़ गए कि किसी जो है वह चूने पत्थर या किसी अन्य जो है वह सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये जो है वह इस प्रकार से जुड़ गया। और इस प्रकार से जुड़ने के कारण जो है इस पूरे मंदिर में न सिर्फ मजबूती आ गई, बल्कि इतना सशक्त हो गया कि वह अब हजारों साल तक जो है वो रहेगा। क्यों? क्योंकि वह अब एक ही, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हो गया और सब एक ही जो है वह एहसास हुआ। तो आप लोगों को याद होगा कि केदारनाथ मंदिर में इतनी बड़ी जो बादल फटने की घटना हुई थी और वो आपदा आई थी, उसके बावजूद भी वो मंदिर जो है वह नहीं टूटा था। तो उसका एक कारण जो है वह यह भी माना जाता है कि वो स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, यानी कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जोड़ दिया गया है स्टोन ब्लॉकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिससे जो है वो मंदिर भी जो है वह नहीं टूटा था। इसके बाद जो आइए इस मंदिर में जो राजसिंह शैली की मंदिर जो है वह कहते हैं, इसकी दो मंदिर जो है बड़े प्रमुख विशेष रूप से, एक शोर मंदिर जो है वह महाबलीपुरम में और कांची का जो है वह कैलाशनाथ मंदिर। तो आइए हम लोग इनको देखने का प्रयास करें। देखिए ये शोर टेम्पल जो है, शोर टेम्पल, शोर का मतलब होता है किनारा, शोर का मतलब होता है किनारा, यानी समुद्र के किनारे। तो ये समुद्र है और समुद्र के किनारे जो है वह, इसलिए इसका नाम जो है वह शोर टेम्पल के रूप में जो है वह देखा गया। ये मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में जो है वह, तो ये पिरामिड नुमा जो है वह आकार है, गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा आकार। और इसके बाद ये जो हम लोग देखते हैं कांची का जो है वह कैलाशनाथ मंदिर, तो ये भी जो है वह पिरामिड नुमा आकार है। और इसमें देखिए बाहर का जो है वह जो दृश्य है, वो बाहर का दृश्य काफी जो है वह डेकोरेटेड फॉर्म में जो है वह हमें दिखाई देता है, जो राजसिंह शैली की विशेषता के रूप में। अब पल्लव शैली के अंतिम शैली के रूप में हम लोग देखें तो वह है नंदीवर्मन जो है वह शैली। और नंदीवर्मन शैली में भी दरअसल मंदिरों का निर्माण जो है वह भवन निर्माण के रूप में ही हुआ, यानी भवन निर्माण ही कराए गए, लेकिन बस इसका आकार छोटा था। यानी जो इसके पहले हम लोगों ने जो है वह देखा, यहाँ देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय की शैली जो राजसिंह शैली है, इसमें भवनों का आकार बड़ा है, जिसमें हम लोग शोर मंदिर को जो है वह देख रहे हैं या कैलाशनाथ मंदिर को देख रहे हैं, ये आकार बड़ा है। और नंदी वर्मन शैली में जो है वह क्या है कि उसका भवनों का आकार छोटा है, इसलिए इसे लघु राजसिंह शैली की भी संज्ञा दी जाती है। और जो लघु राजसिंह शैली है, इसमें प्रमुख मंदिर के रूप में हम लोग कांची के मुक्तेश्वर मंदिर के रूप देख सकते हैं और परशुरामेश्वर मंदिर जो है वह गुंडी मंगलम में देख सकते हैं, तमिलनाडु में। तो ये जो है वह दो मंदिरों को हम लोग देखें तो ये जो मुक्तेश्वर मंदिर जो है वह कांची जो है वह में है, जिसमें बाहर का आकार डेकोरेटेड है, लेकिन जो है वह आकार छोटा है। यानी राजसिंह शैली के मंदिरों से जो है वह इसका आकार छोटा है, इसीलिए इसे लघु राजसिंह शैली कहा गया। और उसके बाद फिर से जो है वह ये जो है वह गुंडी मंगलम का मंदिर है, ये भी जो है वह आकार छोटा है, हालांकि इसमें शिखर का प्रयोग नहीं किया गया। कई जो है वह द्रविड़ शैली के मंदिरों में शिखर का प्रयोग नहीं जो है वह मिलता है। तो ये पल्लव शैली के बारे में हम लोग विशेषता जो है वह कर रहे हैं, जो द्रविड़ शैली के अंतर्गत की उप शैली है। इसके आगे की श्रृंखलाओं को हम लोग आगे चलाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।